राम राम मित्रों। अभी कल हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र दिवस का मतलब कि जिस दिन हमने अपने देश के संविधान को अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 को हमने जो है अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था देश पे। और आज ये 74 साल हो गए और हमने जो है 75वां गणतंत्र कल मनाया है। तो प्रश्न ये उठता है कि गणतंत्र की जो शर्तें होती हैं, गणतंत्र में जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं, क्या उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए हैं इन 74 वर्षों में, या फिर हम सिर्फ इसको एक उत्सव के रूप में साल दर साल मनाते जा रहे हैं, या फिर हमने सफलता पाई है तो कितनी पाई है और कितना अधूरा है। तो कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उठेंगे और मेरे मन में भी उठे हैं कि जिस देश को 74 साल लग गए अपनी आईपीसी यानी कि अभी हाल के कुछ महीनों तक जो है हम 1860 की आईपीसी यानी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई आईपीसी से काम चला रहे थे। आप कह सकते हैं हमारी न्याय व्यवस्था यानी हमारी दंड व्यवस्था, जो न्याय में जो अपराध के लिए दंड होते हैं, उसको हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के माध्यम से अपनी अदालतों को चला रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक शासित देश के लोगों पे शासन करने के लिए किस ढंग का आईपीसी बना सकता है। तो उसमें ढेर सारी त्रुटियां थी और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज हमारी न्याय व्यवस्था जो है चरमरा गई है। और विडंबना देखिए कि आपकी संसद जैसी जगह पे जहाँ मतलब देश के सर्वश्रेष्ठ लोग होने चाहिए, वहाँ 45% ऐसे लोग हैं जिनमें गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन इसी आईपीसी 1860 की आईपीसी जो हम ढो रहे थे अब तक लगातार आज़ादी के बाद, उसी आईपीसी के परिणाम स्वरूप या दुष्परिणाम स्वरूप ये अपराधी जिन्हें जेलों में होना चाहिए, जिन्हें गंभीर दंड दिए जाने चाहिए, वो हमारी संसद में बैठे हुए वो देश चला रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य रहा है इस देश का। मैं कहूँगा जो मेरा अपना नज़रिया है कि हम आज़ाद तो हुए, लेकिन संभवतः जो सत्ता, अब मैं स्वीकार करता हूँ इसको कि सत्ता सही लोगों के हाथ में नहीं गई। सत्ता संभवतः उसी अंग्रेजी सोच के हाथ में ही रह गई, जिसके चलते हमारे जो गणतंत्र का स्वप्न था, हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी लाखों लाख की संख्या में, उनका जो स्वप्न था, वो जिस तरह के भारत को देखना चाहते थे, वैसा भारत शायद हम बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये क्रमशः इसका क्षरण होता गया है और लगातार हो रहा है। आज आप बिहार की घटना को देखिए, कल से बिहार में जो हो रहा है कि मतलब कुल मिला के जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है आप कह सकते हैं कि गणतंत्र के अनुरूप, या हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो देश के लिए लड़े मरे लोग, उनके सपनों के अनुरूप नहीं है। तो मैं एक आपको गीत सुनाता हूँ। 1959 में एक फिल्म बनी थी दीदी, जिसमें मुख्य किरदार में सुनील दत्त जी थे। उसका एक गीत है, उसमें उस दौर के कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा है। इनमें जो प्रश्न करने वाले बच्चे हैं, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, यानी कि 1959 में उनकी उम्र 10 से 12 साल रही होगी। तो आज वो लोग, अगर उन बच्चों में से बहुत सारे लोग होंगे जो संभवतः इन प्रश्नों की गठरी को लिए हुए ही इस दुनिया से चले गए होंगे, क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने उस समय सुनील दत्त से एज ए टीचर पूछा था, वो प्रश्न एज इट इज आज भी संभवतः उनके मन में बने ही रहे होंगे। या जो लोग जीवित हैं, 70 से 75 साल उनकी उम्र होगी, एंड आई होप कि उनमें से बहुत सारे लोग जो है जीवित होंगे और संभवतः उन्हीं प्रश्नों से लड़ रहे होंगे जो प्रश्न उन्होंने 1959 में उठाए थे उस फिल्म में। तो हम कह सकते हैं कि देश आज़ाद तो हुआ 1947 में, लेकिन जो आज़ादी के लक्ष्य थे,
जो सपने थे हमारे, शायद हम उन सपनों को नहीं पूरा कर पाए हैं। तो मैं बस यही आशा करूँगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति समझे और उसके जो कारण रहे हैं वो सबसे प्रमुख कारण, बार-बार इसको कहता हूँ कि जब तक हम वोट देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम मेरिट पर सही लोगों का चयन करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम जाति, धर्म, क्षेत्र और इन व्यक्तिगत लाभ हानि के मुद्दों से ऊपर उठकर देश हित में नहीं वोट करेंगे, तब तक ये बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी वो प्रश्न जो 1959 में इस फ़िल्म में, इस गाने के माध्यम से जिन लोगों ने उठाया है, उनके प्रश्न आज भी यथावत बने हुए हैं। आज भी वही हमारे बीच जातिवाद, भेदभाव, ऊंच-नीच, जन्म से श्रेष्ठ समझने की भावना, ये सब कुछ एज इट इज़ जीवित है। तो दोषी कौन है इसके लिए? इसके लिए असल में अगर देखा जाए तो देश में अभी भी लोकतंत्र जीवित है। एक अच्छी बात है कि हमने अभी अपने लोकतंत्र को बचा के रखा है। बस हम लोकतंत्र का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी इस सोच के चलते जाति, धर्म, क्षेत्र आदि की जो भावना हमारे अंदर है, जिसके नाम पे हम बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, यही वो कमियां हैं जिनके चलते हमारा लोकतंत्र जीवित रहते हुए भी सशक्त और मजबूत नहीं हो पा रहा है। वो बस सांसें ले रहा है, लेकिन उसको जिस ढंग से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि जब तक हम मेरिट पे वोट देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम इन छोटी-छोटी जो हमारे बीच भेदभाव हैं, उनके नाम उनसे अलग हटकर हम राष्ट्र हित पे वोट देना नहीं सीखेंगे, तब तक ये प्रश्न ज्यों के त्यों बने रहेंगे और एक पीढ़ी, ये जो 1959 वाली पीढ़ी थी, ये ख़त्म होने के कगार पे आ गई है इसी प्रश्न के साथ। और अगर यूँ ही सब चलता रहा तो ये जो अगली पीढ़ी है वो भी इन्हीं प्रश्नों की गठरी लेकर स्वर्ग सिधार जाएगी और देश का लोकतंत्र, देश के गणतंत्र के जो सपने थे वो सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो फिर से मेरा यही आग्रह है कि बी द फ्री वोटर, बी द फ्री सिटीज़न। एक स्वतंत्र नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है और ये कमियां हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज पूरे देश को आप देखिए, लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे किसी न किसी पार्टी, गुट, मत, संप्रदाय या इस तरह से जुटे हुए हैं कि उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया है। वो इस कदर बटे हुए हैं कि वो अच्छे का चयन नहीं कर पा रहे हैं और इसी का दुष्परिणाम है कि हमारी संसद से लेके हमारे राज्यों की विधानसभाओं तक में ढेर सारे अपराधी मानसिकता के लोग, भ्रष्टाचारी, बेईमान, धूर्त, जातिवादी, ये सब भर गए हैं। पूरा राजनीतिक तंत्र उनके नियंत्रण में आ गया है, आप कह सकते हैं। और अच्छे लोग जो है हाशिए पे चले गए हैं। तो अच्छे लोगों को फिर से आगे लाने के लिए अच्छे लोगों से मैं ये भी अपील करूँगा कि हमें जो है आगे आना पड़ेगा। IAS PCS बनने के साथ साथ हमें पॉलिटिक्स में भी प्रवेश करना पड़ेगा। मैं कहूँगा जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो अपने टारगेट को IAS PCS बनना ही न निर्धारित करें, बल्कि संसद और विधानसभाओं में जाने की भी सोचें। तब जो है देश में परिवर्तन आएगा और जनता इन्हें सपोर्ट करे, जनता इन्हें वोट करे। अच्छे लोगों को, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें वोट करे, उन्हें मजबूत करे। अगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है और बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा होता है, कोई भी परिस्थिति हो। तो अच्छा व्यक्ति चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसका जो भी निर्णय होगा वो अच्छा ही होगा। और बुरे व्यक्ति को चाहे आप
किसी भी पद पे बैठा दें, चाहे अच्छे से अच्छे पद पे बैठा दें, उसकी अंदर की जो बुराई है वो उससे बुरा ही करवाएगी। तो अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत ही आवश्यक है इस देश के लिए। तो ये आवश्यक है कि आम जनता जो है ऐसे अच्छे लोगों का समर्थन करे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।